चलिए आज अपने कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज का रिवीजन पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, जो कि चैप्टर नंबर 4 था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसका कंप्लीट रिवीजन अपने खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि अपने इस चैप्टर 4 में, जो कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज था, इसमें अपने क्या क्या समझे हैं। इस चैप्टर में अपने क्या क्या समझे ये देखो। हम लोग ये बात बोले थे कि विलियम एफ ग्लूक और लॉरेंस आर जॉर्ज के हिसाब से देर आर 4 ग्रैंड ऑब्लिक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। 4 ग्रैंड ऑब्लिक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज होते हैं। देखो यहां पर हम तुम लोगों को दिखाए भी थे, देर आर 4 ग्रैंड ऑब्लिक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज। ये 4 ग्रैंड ऑब्लिक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज कौन कौन से हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ग्रोथ के बाद रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, और रिट्रेंचमेंट के बाद क्या स्ट्रेटेजी पढ़े थे? कॉम्बिनेशंस। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, रीजंस पढ़े थे। सिमिलरली ग्रोथ स्ट्रेटेजी में भी अपने इंट्रोडक्शन पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और रीजंस पढ़े थे। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज था। 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज क्या था? पहला वाला बताया था इगोर एंसॉफ ने, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें इंटेंसिफिकेशन के अंदर क्या आता है? मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन। और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर 4 कैटेगरीज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन था। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। और इसी का मर्जर रूप क्या था? एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स और एक्विजिशंस में इसका मर्जर रूप क्या होगा? वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है तुम्हारा वर्टिकल मर्जर, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है आपका कोजेनरिक मर्जर, और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन आपका क्या है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। और आखिरी तुम्हारा टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑब्लिक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज क्या था? एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये अपना ग्रोथ स्ट्रेटेजीज का कंटेंट था। ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बाद अपना तीसरा स्ट्रेटेजी कौन सा था? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में अपने को समझना क्या क्या है? इंट्रोडक्शन समझना है, कैरेक्टरिस्टिक समझना और रीजन समझना है। और देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज। सबसे पहला क्या? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड के बाद डाइवेस्टमेंट, और डाइवेस्टमेंट के बाद लिक्विडेशन। टर्न अराउंड में अपने क्या क्या पढ़े थे? हम जब ये वाला चीज बोल रहे हैं तो तुम लोग भी रिलेट करते जाओ। देखो हाँ ये चीज पढ़े थे, अपने इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इंट्रोडक्शन के बाद उसमें ये बात समझे थे कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कंडीशंस, या फिर व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, फॉर अडॉप्टिंग टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। और उसके बाद व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। और आखिरी में पढ़े थे उसका एक्शन प्लान। सिमिलरली डाइवेस्टमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे? उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे, इंट्रोडक्शन के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद उसका रीजंस पढ़े थे। और लिक्विडेशन में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े थे, और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज में इंट्रोडक्शन पढ़े थे और उसका रीजंस पढ़े थे। ये अपना पूरा का पूरा चैप्टर था। प्लस इसमें 2 चीज अपने को समझना था कि एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड एक टॉपिक समझे थे, और डिफरेंस बिटवीन डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन भी समझे थे। और इसी चैप्टर में अपने चैप्टर नंबर 5 का अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी था, वो भी अपने यहां पे समझे थे। ये अपना पूरा चैप्टर ओवरव्यू है, और हमको लग रहा है तुम लोग खुद भी ये चीज समझ रहे हैं। हाँ ये टॉपिक्स अपने समझे थे, ठीक है। अब अपने शुरू करते हैं अपना रिवीजन विद स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। लेक्चर 1 में अपने क्या पढ़े थे? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजन समझे थे, और ग्रोथ स्ट्रेटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजन समझे थे। तो इसमें अपने क्या देखे थे कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में देखिए भैया, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो स्टेबिलिटी वर्ड से याद आएगा स्टेटस क्वो ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। स्टेटस क्वो ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। फिर इसमें आप क्या रहते हैं भैया? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में आप आगे नहीं बढ़ते हो, जहां पर आप हो वहीं पर आप रहते हो, तो सेम बिजनेस है। सेम बिजनेस का मतलब क्या हो गया? इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इफ इट डू नॉट इन्वॉल्व, या फिर इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, तो इसका मतलब इट डज नॉट वारंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट। जब आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा तो डेफिनेटली आपका रिस्क कम होगा। अब जब रिस्क कम है तो डेफिनेटली रिवॉर्ड भी लिमिटेड मिलेगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड जब दोनों कम है तो डेफिनेटली ये क्या है? आपका एक सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। सेम बिजनेस के बाद क्या था? सेम प्रोडक्ट और सेम लेवल ऑफ एफर्ट। तो भैया सेम और सेम, देखो इसी तरीके से हम लर्न कराए थे और उसी तरीके से हम रिवाइज भी करवा रहे हैं। सेम और सेम से क्या याद आता है? सेम और सेम था। तो यहां से क्या याद आएगा? यहां से ये चीज आता है कि क्या भैया ये डू नथिंग स्ट्रेटेजी है? नहीं, इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी।
तो यहां पर आप करते क्या है भैया, यहां पर माइनर इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स आर मेड, और यहां पर क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को यहां पर क्या लिखा है, थ्रू डिप्लॉयमेंट, कंसंट्रेशन एंड यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, एनहांस करता है फंक्शनल एफिशिएंसी, इनहांस करता है फंक्शनल एफिशिएंसी इन एन इंक्रीमेंटल वे। और यहां पर जो ग्रोथ एम्बिशन रहता है वो क्वाइट मॉडेस्ट रहता है। ये अपने पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी देख लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी समझने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा ऑपोजिट है। ये मतलब क्या होगा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। लेकिन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा था जो अपने भूल सकते थे। तो वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है, जैसे कि भैया ये आपका स्टेटस क्वो ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, जैसे कि ये आपका सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। ये स्टेटस क्वो ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, ये आपका सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। वैसे वो आपका क्या है, हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी है। इसको वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी है। तो ऐसा क्यों, एज इट ऑफर्स वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फॉर ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद जब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में आपका ग्रोथ एम्बिशन क्वाइट मॉडेस्ट रहता है, तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी में जो आपका ग्रोथ एम्बिशन रहेगा वो मैन माउथ ग्रोथ एम्बिशन रहेगा। और यहां पर एक चीज और है भैया, एक्सपेंशन का दो रूट है जो कि इगोर एंसॉफ ने बताया था, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन एंड एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी पूरा खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पूरा खत्म। इसके बाद अपने समझे थे व्हाट आर द रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अब रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या था, कंसोलिडेटिंग और स्टेबलाइजिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में बी परसीव्ड एज बीइंग थ्रेटनिंग, product has entered maturity stage of life cycle, environment is relatively stable, plus stability strategy जो है ये less risky strategy है। तो ये अपने देखे थे रीजंस। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजंस खत्म। सिमिलरली ग्रोथ स्ट्रेटेजी का तो अभी तक केवल और केवल अपने कैरेक्टरिस्टिक देखे। तो वो कौन कौन से रीजंस है जब आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करते हैं, वो कौन कौन से रीजंस है जब आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी में जाते हो। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी में तब जाते हो जब तुम्हारा इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तब आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी में जाओगे। ठीक है, अपने मशीन्स का एग्जांपल भी लिए थे कि आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी में कब जाओगे, जब इन्वायरमेंट में डिमांड है। आपका इन्वायरमेंट में डिमांड 50,000 यूनिट का है, आप जब 30,000 यूनिट सप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन ऑर्डर टू गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ऑप्ट कर रहे हो। और क्या है, अचीविंग, उसके बाद क्या था, उसके बाद एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व, एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सपीरियंस कर्व एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस में एक्रू। तो यहां पर आपका लेक्चर 1 में अपने यही समझे थे, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजंस। सिमिलरली ग्रोथ स्ट्रेटेजी का कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजंस, यही अपने लेक्चर 1 में समझे थे। लेक्चर 2 में अपने आ गए थे टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में। अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले अपना क्या समझे थे, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में अपने कुछ बनाया हुआ था डायग्राम कि मिल्क को आप प्रोक्योर प्रोसेस करोगे तो बनेगा बटर, और बटर से आपका नहीं एक सेकंड, जब अपने लेक्चर नंबर 2 में आए थे तो अपने ये वाला चीज बोले थे कि एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन जो है ये पूरा अपने चैप्टर 2 में समझेंगे, और एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन है ये भी अपने चैप्टर 2 में समझेंगे। लेकिन कैटेगरीज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अपने यहां पर समझते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है कितने, 4। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, और क्या है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। जिसमें से वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन अपने शुरू कर रहे हैं। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में अपना एक डायग्राम था, मिल्क को आप प्रोक्योर प्रोसेस करोगे तो बनेगा बटर, बटर को आप रिटेल में बेचोगे या फिर होलसेल में बेचोगे या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट में बेचोगे। तो प्रेजेंटली आप क्या कर रहे थे, आप बटर का काम कर रहे थे, आप बटर का पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर रहे थे। तो अगर आपको ग्रोथ पाना है, आप पीछे जा रहे हो मतलब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप आगे आ रहे हो मतलब व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो आप क्या कर रहे हो, आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आपका वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन हुआ। बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लस जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो प्लस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, वैल्यू चेन हो गया। और रिटेल, होलसेल और ई कॉमर्स वेबसाइट आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो जाता है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो गया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन बाय एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सिमिलरली बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन आर ऑल दोज इंटरनल स्टेप्स
Backward integration are all those internal steps that are undertaken. Backward integration are all those internal steps that are undertaken जिससे आप सप्लायर की हेकड़ी को दूर करते हो. तो सप्लायर क्या हेकड़ी मारा था कि आप मुझ पर डिपेंडेंट हो, मैं आपका प्रोडक्शन को कंट्रोल करता हूं. और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस हेकड़ी को खत्म करना. तो जब सप्लायर बोल रहा है कि आप मुझ पर डिपेंडेंट हो, यह हेकड़ी वो मारा, इसे कम कैसे करोगे? टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ सप्लायर्स. मैं आपके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता हूं, तो अब मैं खुद अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करूंगा. तो टू गेन कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आप ये दोनों करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस, आपका प्रॉफिट जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से पहले था, तो डेफिनेटली उस प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगा. तो अल्टीमेटली इसका आउटपुट क्या निकलेगा कि आपका प्रॉफिट में एक्सपेंशन होगा, मतलब एक्सपेंशन ऑफ प्रॉफिट. हाँ, और आखिरी क्या है? वही ग्रोथ स्ट्रेटेजी का जो अपने पढ़े थे, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी खत्म हो गया. वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिए. इसके बाद क्या था? ऑप टू वर्टिकली लिंक प्रोडक्ट प्रोसेस चेन. ऑप टू वर्टिकली लिंक प्रोडक्ट प्रोसेस चेन. प्लीज डू नॉट जंप. तो ऑप टू से क्या याद आता है? फ्रॉम ऑप टू एंगेज इन बिजनेस. देखो यहां पे तुम लोग देख लो, हम तुम लोगों को बोले जितना बार हम क्लास में भी रिपीट कर रहे हैं, तुम लोग ऐसा नहीं तुम लोग वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दिया, सुनते चले जाओ, एकदम उसी लेवल का परफेक्शन आ जाएगा या उसी लेवल का एफिशिएंसी आ जाएगा जैसा अभी मेरा है. तुम लोग का भी वैसा ही आना है. तो ऑप टू से क्या होगा? फर्म ऑप टू एंगेज इन बिजनेस. वो बिजनेस कौन सा है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला. एंड दैट बिजनेस, मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाला बिजनेस इज वर्टिकली लिंक टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ बटर, टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म. That is, the firm do not jump outside the vertically linked product process chain. ये आपका वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन खत्म. इसके बाद अपने क्या समझे थे? कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. मतलब आप बटर के साथ साथ जब आप चीज के बिजनेस में भी घुस रहे हो, आप कर्ड के बिजनेस में भी घुस रहे हो, चीज, बटर, कर्ड, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, स्वीट्स, आप जब इस बिजनेस में घुस रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो. तो जैसे कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में अपने देखे थे दैट द फर्म डू नॉट जंप आउटसाइड द वर्टिकली लिंक्ड प्रोडक्ट प्रोसेस चेन, बट कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में तो पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जंप कर जाता है. तो इसको किस तरीके से लिखा हुआ है? दैट देयर इज अ कंप्लीट डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्टिकल लिंकेज. उसके बाद अपने क्या देखे थे भैया? क्या ये आपका नया प्रोडक्ट है? हाँ. ये आपका नया प्रोडक्ट है? हाँ. क्या ये आपका नया प्रोडक्ट है? हाँ. और क्या ये आपका नया प्रोडक्ट है? हाँ. तो न्यू प्रोडक्ट इज कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर. ये जो नया प्रोडक्ट है ये कनेक्टेड है इन अ लूप लाइक मैनर. लूप लाइक मैनर बोलते क्या होगा? विद द फर्म्स एग्जिस्टिंग प्रोसेस, विद द फर्म एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, टेक्नोलॉजीज, फैसिलिटीज, मार्केटिंग. ये आपका दूसरा पॉइंट खत्म हो गया. तो तीसरा पॉइंट क्या है? न्यू प्रोडक्ट से न्यू प्रोडक्ट, इस से इस, अ से अ. लूप लाइक मैनर से क्या हो जाएगा आपका? स्पिन ऑफ. विद द फर्म का हो जाएगा फ्रॉम द फर्म, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, मार्केटिंग. ये तो अपना कॉपी है. तो ये आपका वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी खत्म, आपका कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन भी खत्म. अब अपने किस में घुस गए थे? अपने हॉराइजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में घुसे थे. बट कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में भी तुम लोगों को 3 एग्जांपल हम दिए थे. 3 एग्जांपल क्या था? आप बटर से चीज में आ रहे हो तो यहां पर क्या है? यहां पर आपका मिल्क का जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो कॉमन है. तो ये आपका एग्जांपल हो गया कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का. सिमिलरली आप बंस बिजनेस में थे, अब आप केक्स और पेस्ट्रीज बिजनेस में भी घुस रहे हो, तो ये भी एग्जांपल है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि यहां पर बेकिंग प्रोसेस कॉमन है. सिमिलरली आप सिल्क क्लॉथ में थे, अब आप कॉटन क्लॉथ में आ जा रहे हो, तो यहां पर आपका स्टिचिंग प्रोसेस कॉमन है. तो ये एग्जांपल किसका हो गया? आपका कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का हो गया. तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन खत्म, आपका कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन भी खत्म. इसके बाद अपने क्या समझे थे? हॉराइजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन. तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और हॉराइजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन का डिफरेंस से अपने समझे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉराइजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन. तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या था? आप सेम कस्टमर को डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोडक्ट दे रहे हो, और रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, टेक्नोलॉजीज, फैसिलिटीज, मार्केटिंग. देख लो. लेकिन हॉराइजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में आप सेम कस्टमर को सिमिलर प्रोडक्ट देते हो. इसका एग्जांपल्स क्या क्या था? आप पहले मेडिकल इंश्योरेंस बिजनेस में थे, अब आप कार इंश्योरेंस बिजनेस में भी हो, तो है तो इंश्योरेंस ही.
आप पहले चॉकलेट आइसक्रीम थे, चॉकलेट आइसक्रीम में थे, अब आप बटर स्कॉच आइसक्रीम में भी आ रहे हो। भैया है तो आइसक्रीम ही। आप पहले सॉल्टेड बटर में बना रहे थे, अब आप अनसॉल्टेड बटर भी बना रहे हो, तो है तो भैया बटर ही। तो ये आपका हॉराइजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो गया। और उसके बाद अपने समझे थे कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या था? कंप्लीट नो नो नो, कंप्लीट नो नो नो, टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कंप्लीट डिसजॉइंटमेंट, नो कनेक्शन, नो लिंकेज, कंप्लीट डिसजॉइंटमेंट, नो कनेक्शन, नो लिंकेज, नो कॉमन थ्रेड, इट इज अ टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जिसमें आपने देखे थे आप पेन के बिजनेस में हो, अब आप किस बिजनेस में घुस जा रहे हो, समझ लो बेड बना रहे हो। तो ये आपका कुछ एग्जांपल था कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। तो यहां आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 खत्म हो गया। यहां आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 खत्म हो गया। हाँ, इसके बाद अपने आ गए थे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में अपने क्या समझे थे? मर्जर्स और एक्विजिशंस का, मर्जर्स और एक्विजिशंस में अपने समझे थे, उसका एक शॉर्ट नोट समझे थे, और अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी समझे थे। उसके बाद ही हम लोग रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज में गए थे। तो मर्जर्स और एक्विजिशन में क्या था? मर्जर्स और एक्विजिशंस में सबसे पहले एक्विजिशन में क्या बोले थे? एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ओवर पावर करता है एक वीकर वन को। एक्विजिशन में क्या था? एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ओवर पावर करता है एक वीकर वन को। बट मर्जर में क्या हो गया? बट मर्जर में क्या हो गया? मर्जर में यह बात हो गया कि भैया दो या दो से ज्यादा कंपनी कंबाइन करता है। किस लिए? वो लोग अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो वो लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था भैया? एक्सपैंड करना अपना बिजनेस को। तो ऐसा क्या कंबाइन करता है जिससे ये लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर पाता है? ये लोग का स्ट्रेंथ कंबाइन होता है, ये लोग का फाइनेंशियल गेन्स कंबाइन होता है, अलॉन्ग विथ ब्रेकिंग द ट्रेड बैरियर्स। हाँ, उसके बाद अपने क्या समझे थे? यहां पर समझे थे एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर करता है वीकर वन को। इसका मतलब इसका टोन देख के ही समझ में आता है ये तुम्हारा अनफ्रेंडली मैनर वाला है। एक्विजिशन आपका अनफ्रेंडली मैनर में होता है। ये मोर और लेस अ फोर्थ एसोसिएशन है। जब ये आपका अनफ्रेंडली मैनर में होता है एक्विजिशन, तो ये आपका मर्जर क्या होता है? ये आपका फ्रेंडली टर्म्स में होता है। और आखिरी पॉइंट अपने एक्विजिशन का क्या था? कि कंबाइंड ऑपरेशंस रन करता है इन द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी। तो यहां अपना मर्जर और एक्विजिशन का डिफरेंस भी समझ में आ गया अपने को। उसके बाद अपने क्या समझे थे? अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजीज। फोकस स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हैं? आपका जो टारगेट मार्केट रहता है वो बहुत नैरो रहता है। तो यू नीड टू सिलेक्ट दो स्पेसिफिक नीचेस विच आर नॉट कवर्ड। आप अल्टीमेटली अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी जब पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि ऐसी फोकस स्ट्रेटेजी आप ऑप्ट करोगे जिससे आप सक्सेसफुल बनोगे। तो कैसे कैसे किसी फोकस स्ट्रेटेजी को आपने फॉर एग्जांपल समझ लो कि आप ऐसी फोकस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करना चाहते हो जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आपको पता है फोकस स्ट्रेटेजी में जो आपका टारगेट मार्केट होता है वो बहुत नैरो होता है। तो you need to select those specific niches, you need to select those specific niches which are not covered by any cost leader or differentiator। लेकिन क्या भैया केवल सिलेक्शन से होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केटर करना पड़ेगा, आपको सर्व करना पड़ेगा। जिसमें अपने दो वर्ड बोले थे, वेटर का काम क्या है? सर्व करना, लेकिन यहां पर वेटर की जगह क्या है? केटर। तो इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ दिस मार्केट, इन ऑर्डर टू सर्व दिस मार्केट, डोंट यू थिंक यू नीड टू क्रिएट, यू नीड टू जेनरेट? Don't you think you need to create and you need to generate? तो create superior skills, create आपको क्या करना पड़ेगा? create करना पड़ेगा आपको superior skills और generate करना पड़ेगा higher efficiencies। बट ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? तो you need to develop innovative ways to manage the value chain। और value chain में क्या क्या आता है? value chain में आपका forward integration और backward integration आता है। तो ये आपका अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी समझे थे। इसको तुम लोग को चैप्टर नंबर 5 से रिलेट भी करके दिखा दी थी। ये चैप्टर रिलेट नहीं, सॉरी, वहां पर अपना मार्क था कि अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी किस तरीके से होगा। इसके बाद अपने घुस गए थे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज में। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले अपने समझे थे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले अपने समझे थे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। तो टर्न मतलब क्या हो गया था कि आपका अगर लॉस मेकिंग बिजनेस है, आप उसे डायरेक्टली लिक्विडेट नहीं करते हो। पहला स्टेप होता है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड के बाद जब आप पोर्शन ऑफ बिजनेस को बंद करते हो तो वो आपका हो जाता है डाइवेस्टमेंट, और आखिरी स्टेप है आपका लिक्विडेशन। बट भैया ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप टर्न अराउंड के बाद ही डाइवेस्टमेंट करो और डाइवेस्टमेंट के बाद ही लिक्विडेशन करो। आप डायरेक्टली भी डाइवेस्टमेंट में जा सकते हो, आप डायरेक्टली भी लिक्विडेशन में जा सकते हो। तो भैया ये समझाइए, अब ये वाला बात समझाइए कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कंडीशंस, या फिर व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी।
तो सबसे पहले इसमें समझे थे पेजर। पेजर क्या था? आपका एक अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज था। अब अगर आप अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करोगे, आप स्टिक रहोगे उस बिजनेस में, तो डेफिनेटली आपके रिसोर्सेज का बर्बादी होगा। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? मैन मनी मशीन मटेरियल मेथड्स ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। मैन से क्या याद आएगा? मैन से क्या याद आएगा? मैन से हो गया आपका ओवर स्टाफिंग अगर होगा तो हाई टर्नओवर होगा एम्प्लॉइज का, जिससे एम्प्लॉय का मोरल लो रहेगा। और मशीन से क्या याद होगा? मशीन से आपको यह बात याद आएगा कि आपका डिटोरिएशन होता है फिजिकल फैसिलिटीज का। डिटोरिएशन होता है फिजिकल फैसिलिटीज का। तो मैन और मशीन का अल्टीमेटली क्या होता है? मैनेजमेंट ही होता है। मैनेजमेंट से याद आएगा मिसमैनेजमेंट। उसके बाद डेल से अपने दो पॉइंट देखे थे, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज। तो दीज आर द रीजंस ऑब्लिक कंडीशंस ऑब्लिक इंडिकेटर फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज? अगर देखेंगे मिसमैनेजमेंट मतलब हो गया चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट। मैन का अगर ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज और लो एम्प्लॉय मोरल का अगर प्रॉब्लम है तो आप बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन करो। डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज है तो आप एसेट को लिक्विडेट करो फॉर जनरेटिंग कैश। अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है तो न्यूट्रलाइज करो एक्सटर्नल प्रेशर्स को। फिर डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर और परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज, इसका मतलब क्या हो गया? आपका बिजनेस लॉस में है, आपका बिजनेस लॉस में है, आपको उसे प्रॉफिट में बदलना है। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का छटनी करना, कॉस्ट को घटाना। तो आप क्या मतलब आप लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे? दो ही तरीका है, या तो कॉस्ट को घटाओ, अपना खर्चा को बचाओ, या फिर रेवेन्यू को बढ़ाने का सोचो। मगर क्योंकि आपका बिजनेस अभी लॉस में है तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि जल्दी से जल्दी मेरा कॉस्ट घटे, तो क्विक कॉस्ट रिडक्शन का बात सोचोगे और रेवेन्यू जनरेशन का बात सोचोगे। अब रेवेन्यू जनरेशन में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि यार यहां पर अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, पर पैसा है कहां? मेरा कंपनी तो लॉस में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करो क्रेडिट बिल्डिंग एक्शंस। तो यहां पर आपका रीजंस भी खत्म, एलिमेंट्स भी खत्म। उसके बाद टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज में रिट्रेंचमेंट जो होता है वो आपका इंटरनल भी हो सकता है और रिट्रेंचमेंट जो आपका होता है वो एक्सटर्नली भी होता है। मतलब टर्न अराउंड में इंटरनल रिट्रेंचमेंट भी होता है, टर्न अराउंड में आपका एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट दोनों होता है। बट ये वाला बात बोल रहा है कि इंटरनल रिट्रेंचमेंट में आप फोकस करते हो ऑन इंप्रूविंग योर इंटरनल एफिशिएंसीज, आप एम्फसाइज करते हो ऑन इंप्रूविंग योर इंटरनल एफिशिएंसीज। यहां आपका रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज में टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज का इंट्रोडक्शन खत्म, आपका एलिमेंट्स खत्म, आपका रीजंस खत्म हो गया। इसके बाद अपने मूव कर गए थे, इसके बाद आप बोले थे कि आप कैसे, व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। तो एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले आप क्या करते हो? आप एसेस करते हो करंट प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को एसेस करने के बाद आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो और अगर आपको लगता है कि हां टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करना चाहिए, तभी आप डेवलप करते हो स्ट्रेटेजिक प्लान को। अब उस स्ट्रेटेजिक प्लान को जो आपने डेवलप किया उसमें दो तरीका है। आप इंटरनल रिट्रेंचमेंट जब करते हो तो वो आप क्या कर रहे हो? आप इंप्लीमेंट कर रहे हो इमरजेंसी एक्शन प्लान। और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट जब आप करते हो तो आप क्या कर रहे हो? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। और आखिरी स्टेप है रिटर्निंग टू नॉर्मल। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो ये आपका एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड भी खत्म हो गया। इसके बाद अपने मूव किस में कर गए थे? यहां अपना लेक्चर नंबर 3 खत्म हो गया था। लेक्चर नंबर 3 के बाद अपने मूव कर गए थे लेक्चर नंबर 4 में। अब लेक्चर नंबर 4 में अपने क्या समझ लिए थे? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज का एक काइंड का कंप्लीट डिस्कशन हो गया था टर्न अराउंड का। टर्न अराउंड के बाद अपने को समझना था डाइवेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट किस तरीके से किए थे अपने? अपना एक तरीका था लर्न करने का। तरीका क्या था भैया कि फ्लिपकार्ट में अपने को छोटा सामान मिलता है जो कि हो गया वॉकमैन, बट स्कूटर नहीं मिलेगा, स्प्लेंडर बाइक्स नहीं मिलेगा और बड़े बड़े कप मशीन्स अपने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए अपने क्या किए? अपने दूसरे वेबसाइट्स में टर्न अराउंड कर गए। यही तरीका था। अगर अपने को रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट करना है तो अपने यही तरीका से होगा। और ये बात ही बताए थे, जो आपका रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट है वही आपका रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज है। जो अपना रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट है वही अपना रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज है। प्लस उसमें एक और पॉइंट है होली और पार्टली वाला। तो रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट क्या है?
वॉकमैन से याद आएगा बेटर ऑल्टरनेटिव, बेटर ऑल्टरनेटिव, बेटर ऑल्टरनेटिव में भी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। बजाज का स्कूटर और होंडा का स्प्लेंडर बाइक से क्या याद आएगा? सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन। कप मशीन से याद आएगा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी से याद आएगा परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज। फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग था आपका फ्लिपकार्ट, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या था? माइक्रोसॉफ्ट नोकिया। तो आपने जिस बिजनेस को एक्वायर किया है क्योंकि वो मिसमैच रहा, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। यहां आपका रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट खत्म हो गया। रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट के बाद अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट अपने रीड किए थे, तो रीजंस खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट खत्म। अच्छा, अब डाइवेस्टमेंट में अपने क्या देखे थे? लॉस मेकिंग डिवीजन को आप हटाते हो। और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज में एक पॉइंट अपना रह गया था बताना कि आप क्या करते हो? आप वेज एंड मीन्स फाइंड करते हो इन ऑर्डर टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज का भी इंट्रोडक्शन खत्म, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का रीजंस खत्म, उसका एलिमेंट खत्म, उसका एक्शन प्लान खत्म। सिमिलरली डाइवेस्टमेंट का भी इंट्रोडक्शन खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म, रीजंस खत्म। अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट खत्म हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज भी खत्म हो गया। अपना जब रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट खत्म हो गया तो अपना रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज भी खत्म हो गया। बट ये बात याद रखना है कि रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो तुम लोगों को देखना है। इसके बाद रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज का इंट्रोडक्शन में अपने क्या समझे थे? रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज का इंट्रोडक्शन अपने ये समझे थे कि सब्सटैंशियली अपना स्कोप ऑफ एक्टिविटी को रिड्यूस करते हो, और इसके लिए आप क्या करते हो? प्रॉब्लम को ढूंढते हो, फिर डायग्नोसिस करते हो, और अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप्स आर परफॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये आपका रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज का इंट्रोडक्शन था। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज का भी इंट्रोडक्शन खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म और रीजंस खत्म। और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज अपने पूरा समझ लिए, अपने डाइवेस्टमेंट पूरा का पूरा समझ लिए। अब अपने यहां लिक्विडेशन का इंट्रोडक्शन में, तो लिक्विडेशन का इंट्रोडक्शन में क्या था? अनअनलागो डेड, तो अन फॉर होगा अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव हो गया। अनअट्रैक्टिव के बाद क्या? अनप्लेजेंट। लास्ट रिजॉर्ट अनअनलागो डेड, लास्ट रिजॉर्ट गुड प्रपोजिशन एज डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। इसके बाद अपना पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2, हम बॉस थे, हम घुसे, मेरा शर्ट में दाग लगा हुआ था, तो मेरे इंप्लॉय ने कहा सर दाग अच्छे हैं, यू आर टर्मिनेटेड। तो इंप्लॉय से याद आएगा लॉस ऑफ इंप्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स, दाग अच्छे हैं, स्टिग्मा ऑफ फेलियर, टर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर अ फर्म कुड परस्यू फ्यूचर एक्टिविटीज। इसके बाद क्या? स्टेक होल्डर्स, एसेट और बायर्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, एसेट कैन नॉट एक्सपेक्ट एडुक्वेट कंपेंसेशन। और स्टेक होल्डर से क्या याद आएगा? दैट स्टेक होल्डर्स आर एक्सट्रीमली रिलक्टेंट टू इवन आस्क फॉर लिक्विडेशन या फिर टू टेक अ डिसीजन ऑन लिक्विडेशन। ये आपका लिक्विडेशन स्ट्रेटेजीज के रेस्पेक्ट में भी पूरा का पूरा बात खत्म। इसके बाद अपने समझे थे कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज, मतलब एक बिजनेसमैन एक साथ 3 स्ट्रेटेजीज को भी अडॉप्ट करता है, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट और स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ऑब्लिक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज और अपना रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज को। इसका मतलब क्या वाला बात हो गया भैया? ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। An enterprise may seek stability in some areas of activity and growth and retrenchment in some other areas. लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन बोल रहा है कि मैं 3 टाइप की स्ट्रेटेजीज को ऑप्ट करता हूं, इसका बात पक्का है कि ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, मतलब डिफरेंट बिजनेस में है। डिफरेंट बिजनेस, वो हर बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्री का है, डिफरेंट बिजनेस में है, वो हर बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्री का है, हर इंडस्ट्री में जो वो बिजनेस में घुसा हुआ है उसमें अपना डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लगेगा। और उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन आपका लार्ज है और फेस करता है कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। ये आपका कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज भी खत्म हो गया। और आखिरी में अपने समझे थे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का एक बॉक्स समझे थे हम लोग। तो उसमें अपने क्या देखे थे कि अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो, देखो
अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो, स्केल मतलब क्या हो जाएगा, स्केल मतलब हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आपको सेल करना पड़ेगा। सेल का स्पेलिंग यहां पर गलत लिखे हम, SALE, तो SALE से क्या होगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो, यू नीड टू सेल योर नेम, यू नीड टू सेल योर स्किल्स प्रॉपर्ली। तो नाम से याद आएगा ब्रांड नेम, और स्किल्स अपने दो टाइप के स्किल्स बेचना है, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स। और आखिरी पॉइंट क्या है, R&D, तो R&D एंड न्यू प्रोडक्ट कैपेबिलिटी। उसके बाद अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में अपने दो पॉइंट तो अपने को अच्छा से बताए थे। दो पॉइंट क्या था, एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट, प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट देखो, और डिफेंड अगेंस्ट टेक ओवर बिड्स। रेडी, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो आपका रिस्क घटेगा। फिर आप फोकस करते हो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, इंप्लॉय करते हो न्यू टेक्नोलॉजीज और इन्वेस्ट करते हो न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में। तो ये आपका टोटल चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तुम लोग को लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 का रिवीजन एक और बार करा दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2 तो ठीक है, ये तुमने क्लास में भी बहुत बार बोले हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 हमको लगता है, हो सकता है मेरे से कुछ कमी रह गया हो, हम हो सकता है कम बार बोले हो, तो एक और बार बोल देते हैं, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 3 अपने शुरू किससे किए थे, मर्जर्स और एक्विजिशंस में। तो एक्विजिशन में क्या था कि एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी ओवर पावर करता है एक वीकर वन को। लेकिन मर्जर में क्या था, दो या दो से ज्यादा कंपनीज कंबाइन करता है ताकि वो लोग अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और वो ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ऑब्जेक्टिव यही था कि वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। लेकिन बात यहां पर यह आता है भैया, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे कैसे? तो आपको क्या क्या चीज कंबाइन करना पड़ेगा, आपको अपना स्ट्रेंथ को कंबाइन करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स को कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर दो लोग कंबाइन होते हैं तो उनका स्ट्रेंथ कंबाइन होता है, उनका फाइनेंशियल गेन्स कंबाइन होता है, अलॉन्ग विद ब्रेकिंग द ट्रेड बैरियर्स। इसके बाद एक्विजिशन में जो अपने पॉइंट पढ़े थे, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी ओवर पावर करता है एक वीकर वन को। इसका टोन क्या है, इसका टोन से समझ में आता है कि एक्विजिशन जो होता है वो आपका अनफ्रेंडली मैनर में होता है, मतलब मोर और लेस ये आपका फोर्स एसोसिएशन है। बट मर्जर जो रहता है ये आपका फ्रेंडली टर्म्स में रहता है। और एक्विजिशन में अपने क्या देखे थे, और एक्विजिशन में अपने ये चीज देखे थे कि कंबाइंड ऑपरेशन जो रहता है वो रन करता है इन द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी, यही था। इसके बाद हम लोग किसमें घुस गए थे, हम लोग समझे थे अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी। अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी के रेस्पेक्ट में अपने क्या देखे थे, आप सिलेक्ट करो वो स्पेसिफिक नीचे, एक सेकंड को हम तुम लोग को दिखा देते हैं। आप सिलेक्ट करते हो क्या हो रहा है, आप सिलेक्ट करते हो वो स्पेसिफिक नीचेस को विच आर नॉट कवर्ड बाय एनी कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएटर। लेकिन क्या केवल सिलेक्शन करने से होगा, क्या केवल सिलेक्शन करने से सब कुछ हो जाएगा, क्या नहीं? आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू केटर और सर्व था, क्योंकि वेटर सर्व करता है, तो इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ दिस मार्केट, इन ऑर्डर टू सर्व दिस मार्केट, डोंट यू थिंक यू नीड टू क्रिएट एंड यू नीड टू जेनरेट। तो क्रिएट करो सुपीरियर स्किल्स और जेनरेट करो हायर एफिशिएंसीज। अगर आप, अब बात होता है कि ये आप कैसे करोगे, तो यू नीड टू डेवलप इनोवेटिव वेज टू मैनेज द वैल्यू चेन। यह आपका अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजीज भी खत्म। इसके बाद अपने रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज में आ गए थे। अब रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज के अंदर अपने को इंट्रोडक्शन पढ़ना था, अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना था और रीजंस पढ़ना था। और देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। तो टर्न अराउंड में अपने देखे थे व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। में अपने समझे थे कि सबसे पहले अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो पेजर था। इस अगर आप अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स में डील करोगे तो अपने रिसोर्सेज का बर्बादी करोगे। रिसोर्सेज हमने को 2 रिसोर्सेज याद रखना है, मैन और मशीन्स। मैन से याद आएगा ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, लो एम्प्लॉय मोरल। और मशीन से क्या याद आएगा, और मशीन से आपका याद आएगा डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। अल्टीमेटली इनको आप करते क्या, मैनेज तो मिसमैनेजमेंट।
उसके बाद डेल से याद आएगा डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर और परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोस। ये आपका रीजंस हो गया, कंडीशंस हो गया या फिर इंडिकेटर्स हो गया फॉर अडॉप्टिंग टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज। तो अगर मिसमैनेजमेंट है तो चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट, ओवर स्टफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज और लो एम्प्लॉय मॉरल, मतलब बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन करो। डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज है तो मतलब क्या हो गया, आप एसेट को लिक्विडेट करो फॉर जनरेटिंग कैश। और अनकंपिटिटिव प्रोडक्ट्स मतलब हो गया न्यूट्रलाइज करो एक्सटर्नल प्रेशर्स को। और उसके बाद क्या है कि आप कॉस्ट को रिड्यूस करो, तो मतलब क्विक कॉस्ट रिडक्शन या फिर रेवेन्यू जनरेशन के बारे में सोचो। तो रेवेन्यू जनरेशन के बारे में आप कैसे सोचोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज को, बट क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे क्रेडिट बिल्डिंग एक्शंस। तो यहां आपका रीजंस, कंडीशंस और इंडिकेटर्स खत्म, उसके एलिमेंट्स खत्म। इसके बाद टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज अपने क्या था, वो अपने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में देखे थे वेज एंड मींस टू रिवर्स दिस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। प्लस इसमें यह भी देखे थे कि रिट्रेंचमेंट आपका इंटरनली भी हो सकता है, रिट्रेंचमेंट आपका एक्सटर्नली भी हो सकता है, रिट्रेंचमेंट आपका इंटरनली भी हो सकता है, रिट्रेंचमेंट आपका एक्सटर्नली भी हो सकता है। मतलब टर्न अराउंड में आपका इंटरनल रिट्रेंचमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट भी होता है। बट इंटरनल रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, यू एम्फसाइज करता ऑन इंप्रूविंग द इंटरनल एफिशिएंसीज। ये आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज में एक और क्वेश्चन खत्म। इसके बाद इसका एक्शन प्लान देखे थे। तो आप सबसे पहले एसेस करते हो करंट प्रॉब्लम्स को। एसेस करने के बाद आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो सिचुएशन को कि क्या मुझे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करना चाहिए। अब जब मैंने एनालाइज कर लिया सिचुएशन को, अब तो मैं क्या करूंगा, डेवलप करूंगा स्ट्रेटेजिक प्लान, जहां पर मैं इंटरनल रिट्रेंचमेंट करूंगा और एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट भी करूंगा। इंटरनल रिट्रेंचमेंट मतलब इंप्लीमेंट करेंगे आप एक इमरजेंसी एक्शन प्लान, और एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट का जब आप बात कर रहे हो तो आप रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस कर रहे हो, और फिर क्या हो जाएगा, रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो ये आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज भी खत्म हो गया। इसके बाद अपने क्या आ गए थे, लेक्चर नंबर 4 में आ गए थे। लेक्चर नंबर 4 में अपने क्या समझे थे, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का अपने रीजंस क्या था, डाइवेस्टमेंट का अपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, मतलब आप लॉस मेकिंग डिवीजन को हटाते हो। उसके बाद उसका रीजंस पढ़ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। जो रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट रहेगा वही रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज रहेगा। प्लस उसमें एक और पॉइंट है खाली, जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवेस्टमेंट रहेगा वही अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज रहेगा। और रिट्रेंचमेंट का अपने को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट क्या है, फ्लिपकार्ट में छोटा सामान मिलता है, बड़ा सामान नहीं मिलता है, स्कूटर, स्प्लेंडर और कप मशीन। तो क्योंकि बड़ा सामान नहीं मिलता है तो देयरफॉर आपने क्या किया, टर्न अराउंड कर गए आप। तो छोटा वॉकमैन से क्या रहता है, बेटर ऑल्टरनेटिव में भी अवेलेबल एक्सक्यूज मी, बेटर ऑल्टरनेटिव में भी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। स्कूटर स्प्लेंडर से क्या याद आता है, स्कूटर स्प्लेंडर से आपको याद आएगा सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन। कप मशीन से आपको क्या याद आएगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टर्न अराउंड से क्या याद आएगा, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज। और यहां पर फ्लिपकार्ट से क्या याद आएगा, आपने जिस बिजनेस को एक्वायर किया है क्योंकि वो प्रूव हो गया मिसमैच, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो ये डाइवेस्टमेंट का रीजंस खत्म। डाइवेस्टमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स हम रीड करवाए थे। रिट्रेंचमेंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन रह गया, क्योंकि जब हमने डाइवेस्टमेंट का रीजंस और कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया है तो रिट्रेंचमेंट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजंस खत्म हो गया। और रिट्रेंचमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, आप सब्सटेंशियली रिड्यूस करते हैं अपना स्कोप ऑफ एक्टिविटी को। यहां पर आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद परफॉर्म चालू करते हैं। तो यार रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज के रेस्पेक्ट में सब कुछ खत्म, उसका इंट्रोडक्शन खत्म, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म, उसका रीजंस खत्म, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा खत्म, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा खत्म। अब बस लिक्विडेशन रह गया और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज रह गया। तो लिक्विडेशन में क्या है, अनलागो डेड, अनप्लेजेंट, अनअट्रैक्टिव, लास्ट रिजॉर्ट, गुड प्रोपोजिशन, एज डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। इंप्लॉय ने कहा दाग अच्छे हैं, यू आर टर्मिनेटेड। लॉस ऑफ इंप्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स, दाग अच्छे मतलब क्या होगा, स्टिग्मा ऑफ फेलियर। टर्मिनेटेड से याद होगा टर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर अ फर्म कुड परस्यू फ्यूचर एक्टिविटीज। फिर स्टेक होल्डर्स, एसेट और बायर से क्या याद आएगा कि बायर्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड। एसेट से क्या चीज याद आएगा, एसेट से याद आएगा कि कैन नॉट एक्सपेक्ट एडिक्वेट कंपेंसेशन फॉर एसेट्स। और स्टेक होल्डर्स आर एक्सट्रीमली रिलक्टेंट टू टेक अ डिसीजन और इवन आस्क फॉर लिक्विडेशन। यह आपका लिक्विडेशन भी खत्म हो गया। इसके बाद कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज में अपने देखे थे
कि ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, एन एंटरप्राइज में सीक स्टेबिलिटी इन सम एरियाज ऑफ एक्टिविटी एंड ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट इन सम अदर एरियाज। मगर ये पॉसिबल कब है, जब पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो है वो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, मतलब वो डिफरेंट बिजनेस में है, वो हर बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्री का होना चाहिए, और वो जो भी बिजनेस है उसको दरकार है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का, मतलब डिफरेंट रेस्पॉन्स का, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज है और फेस करता है कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट। ये अपने समझे थे। और आखिरी में अपने समझे थे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का एक बॉक्स, जिसमें अपने क्या देखे थे कि अगर आप अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हो, स्केल से याद आएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आपको सेल करना पड़ेगा। सेल से क्या याद आएगा, सेल से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी। अब आप सेल क्या करोगे, अपना नाम, तो नाम से याद आएगा ब्रांड नेम, और अपने सेल करो अपना स्किल्स। तो स्किल, दो टाइप का स्किल्स को सेल करो, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स। और आखिरी पॉइंट क्या, आरएनडी, तो आरएनडी न्यू प्रोडक्ट कैपेबिलिटी। और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का बॉक्स में अपने दो पॉइंट तो पता ही है, एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और डिफेंड करता है अगेंस्ट टेक ओवर बिड्स। और आखिरी क्या था, रिड्यूस करता है रिस्क। और आखिरी ये सब 3 पॉइंट है, फोकस करता है मल्टीपल प्रोडक्ट, इंप्लॉय करता है नया टेक्नोलॉजीज, और इन्वेस्टमेंट करता है न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर 4 का कंप्लीट रिवीजन खत्म हो गया, ठीक है। आई थिंक सो तुम लोग के कंट्रोल में आ चुका होगा चैप्टर नंबर 4। अब अपने चैप्टर नंबर 3 शुरू कर लेंगे, ठीक है। 3-4 क्लास का वो भी चैप्टर है। चैप्टर 3 के बाद अपने चैप्टर 2, चैप्टर 1 इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। चलो आज की क्लास ओवर, अपने नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय।